नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का अभ्यास पत्र 5 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाते हम हिंदी की श्रृंखला को यूं ही बनाए रखेंगे, जिससे जो भी आपके पेपरों में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके दिमाग से कहीं निकल ना जाए। ठीक है, पढ़ा तो सबने है, लेकिन कहीं ना कहीं समय की कमी होने के कारण हम जब रिवीजन नहीं कर पाते तो वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। पर हम अब ऐसा नहीं होने देने वाले हैं। हम आपके साथ लगातार इसी तरीके से अभ्यास पत्र लेकर आते रहेंगे। एक अभ्यास पत्र में हम 20 प्रश्न करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आते रहते हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आज का जो टॉपिक हम लिया है, हमने जो क्वेश्चंस आज लिए हैं ये वाक्य विचार में से हैं। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चंस हम 60 कर चुके हैं वो किसमें से थे? वो हमारे शब्द विचार में से। तो शब्द विचार हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया। अब आज से हम वाक्य विचार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। वाक्य के कितने घटक या अंग होते हैं? जल्दी बताइए। उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और विशेषण, या कर्म और क्रिया। कौन से दो अंग होते हैं वाक्य के? तो जो वाक्य के दो अंग होते हैं वो होते हैं उद्देश्य और विधेय। मतलब हर वाक्य में आपको उद्देश्य मिलेगा और विधेय मिलेगा। ठीक है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो वो हर सेंटेंस में होता है। यहां पर भी आपको उद्देश्य और विधेय हर सेंटेंस में मिलेगा। तो वाक्य के जो मुख्य घटक हो गए या मुख्य अंग हो गए वो कौन से हो गए? ये ऑप्शन नंबर 1, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? बताइए, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? जल्दी बता दीजिए। तो जो वाक्यों का वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो 2 आधार? वो 2 आधार हैं हमारे, एक होता है रचना के आधार पर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक, और अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 प्रकार में विभाजित किया जाता है, या इसका वर्गीकरण 8 प्रकार से होता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? एकल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। जल्दी से बताइए। तो जो वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सरल वाक्य है, इनमें से कौन सा सरल वाक्य है? उसके आने का समय निश्चित नहीं है, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा वाला सेंटेंस, तीनों में से कौन सा वाला सेंटेंस आपको सरल वाक्य लग रहा है? तो देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वहां पर क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो सरल वाक्य नहीं है। नेक्स्ट वाला, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा, यानी यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं। अगर वो घर पर मिलेगा तभी तो मैं बात करूंगा, अगर वो घर पे नहीं मिलेगा तो मैं बात नहीं करूंगा। जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड है ना। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। रह क्या गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1। तो क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। उसके आने का समय निश्चित नहीं है। सिंपल वाक्य है, हमें हमसे ना कुछ पूछा जा रहा है ना कुछ बताया जा रहा है, केवल एक जनरल बात कही जा रही है कि उसके आने का समय निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मयंक सुंदर है वह हसमुख भी है, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतर करें। 2 सेंटेंस हैं एक ही बच्चे के लिए, अब इनको हमें क्या करना है? संयुक्त वाक्य में इन्हें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? मयंक सुंदर है तथा हसमुख भी है, मयंक सुंदर है लेकिन हसमुख है, मयंक सुंदर और हसमुख है, या मयंक सुंदर भी है और हसमुख भी है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बता दीजिए। मयंक सुंदर है तथा हसमुख भी है? नहीं। मयंक सुंदर है लेकिन हसमुख भी है? ये भी नहीं है। और मयंक सुंदर भी है और हसमुख भी है? ये भी नहीं है। तो आंसर नंबर हमारा
थर्ड राइट हो जाएगा। मयंक सुंदर और हंसमुख है। भाई जब कोई भी बात या कोई भी विशेषण किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको हम सिंपल कॉमा लगा के लिख देते हैं या और लगा के लिख देते हैं, ठीक है। तथा या लेकिन नहीं लगाते, ठीक है। तथा कहाँ लगाते हैं? तथा मिश्रित वाक्यों में लगाते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? पढ़ते हैं चलिए। यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता। करो या मरो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो पहले वाला वाक्य है वो कैसा है? वो सरल है, ठीक है। ये तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास रह गया, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। मिश्र वाक्य कैसे होते हैं? जब एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड हो तो उन्हें वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता। अगर इतनी बात खाली हम करते हैं तो क्या सेंटेंस पूरा होता है? क्या बात समझ में आती है? नहीं आती ना। उसके लिए हमें शुरुआत का सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, यानी ये वाला जो सेंटेंस है ये इसके ऊपर डिपेंड है कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आंसर नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। तो क्या होगा ऑप्शन? छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, या छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। बताइए क्या आंसर होगा इनका? जल्दी बताइए क्या फर्स्ट होगा? छात्रों ने परिश्रम किया और वे उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। भाई ये जो सेंटेंस है, ये जो दोनों सेंटेंस है, ये अपने आप में अगर आधे भी बोले जाए, उत्तीर्ण हो गए या छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये कंप्लीट है, ये पहले वाले के ऊपर डिपेंड नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर दो सेंटेंसों का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जो तीसरा वाला सेंटेंस है कि जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। जिन छात्रों ने परिश्रम किया, जिनका प्रयोग हो गया यहाँ पर। तो जिन, जहां, जो, कहां पर प्रयोग होते हैं? सब मिश्र वाक्यों में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। भाई मिश्र वाक्य को चिन्हित करना है। आपने ऐसा क्यों किया, ये तो प्रश्नवाचक है। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। वाह, आप एमपी हो गए। बालक आया और मेरे पास बैठ गया। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मिश्र वाक्य होगा? बताइए। जो सेकंड ऑप्शन है ना, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, तो ये हमारा मिश्रित वाक्य है। किसने कहा? अगर हम कहते हैं कि आज छुट्टी हो जाएगी, भाई कोई कह रहा है इस सेंटेंस को, तभी हमें पता चल रहा है। तो किसने कहा? पहले वाले के ऊपर डिपेंड हो गया, ठीक है। तो मिश्रित वाक्य क्या हो गए? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो गया। चले आगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? बताइए कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो मिश्र वाक्य नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। जो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। बाकी के क्यों नहीं है? भाई यहाँ पर जो का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर जिसे का प्रयोग हो रहा है, और एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें, तो जो, जिसे, जिसमें, जिसके प्रयोग होगा तो वो मिश्र वाक्य होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो ये कैसा है? ये मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। ये कैसा सेंटेंस है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कैसा वाक्य है? जो गरीबों की सहायता करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जो से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसा वाक्य है? ये तो मिश्र वाक्य है, ठीक है। तो जब भी आपको जो, जिसे, जिसका, जिसमें लिखा हुआ दिखाई दे, वो कैसे वाक्य हो जाते हैं? वो हमारे मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए,
मिश्र वाक्य कहते हैं, किसे कहते हैं मिश्र वाक्य? जिसमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है? नहीं, वो सरल वाक्य होते हैं। जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों। क्या ऐसा होता है? बताइए जल्दी से, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य होता है। जी बिल्कुल, यही राइट है कि ऐसा ऐसा एक सेंटेंस जिसमें साधारण वाक्य हो और जो दूसरा वाक्य लिखा हुआ है वो उपवाक्य हो और पहले वाले के ऊपर डिपेंड करता हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। रेखांकित शब्द है। कैसा शब्द है भाई? ये जो रेखांकित किया गया है ये प्रधान उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है, सरल उपवाक्य है या मिश्र उपवाक्य है? बताइए कैसा है? तो ये वाला भी जो होगा मिश्र उपवाक्य होगा। ठीक है, छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, आश्रित तो नहीं है, प्रधान उपवाक्य, सरल उपवाक्य भी नहीं है, तो कैसा उपवाक्य है ये मिश्र उपवाक्य है। ठीक है, चलिए आगे। संयुक्त वाक्य पहचानिए। चलिए देखते हैं क्या है। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। उपयुक्त सभी, क्या सभी संयुक्त वाक्य हैं? नहीं तो बताइए कौन सा संयुक्त वाक्य है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ, या उत्तर देने का यह सही ढंग नहीं है। कौन सा है भाई संयुक्त वाक्य? तो संयुक्त वाक्य जो है वो है थर्ड। क्यों? क्योंकि दवा लो एक है सेंटेंस और बुखार कम हो जाएगा ये एक सेंटेंस, यानी सेकंड वाला सेंटेंस पहले के ऊपर डिपेंड नहीं है, पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा 3 राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है? बताइए। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक तो नहीं है। ठीक है, तो एक तो कट गया। सरल भी नहीं है, हम जिसे सरल भी नहीं कह सकते क्योंकि सरल में केवल एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। अब कौन सा बचा? मिश्र या संयुक्त? तो ये संयुक्त मिश्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जिसे, जो, जिसका, जिसके नहीं प्रयोग किया गया और ना ही जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो पहले वाले पर डिपेंड है। वह लाचार है, ये एक शब्द हो गया या एक वाक्य हो गया, और वह अंधा है ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों में से कोई भी वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरी बात, ये दोनों सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं? क्योंकि से। जब कोई भी सेंटेंस या वाक्य क्योंकि से जुड़ा हो, इसलिए से जुड़ा हो, कैसे शब्द होते हैं? वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, लेकिन से जुड़ा हो वो कैसे शब्द होते हैं? वो भी इफ एंड बट, इंग्लिश में कहते हैं ना इफ एंड बट। तो इफ एंड बट यानी क्या होगा? लेकिन, क्योंकि, इन सब से जुड़े रहते हैं, तो वो कैसे वाक्य होते हैं? वो संयुक्त वाक्य। तो आंसर नंबर हमारा 2 राइट हो जाए। नेक्स्ट देखिए, वह हार गया परंतु यह आश्चर्य है। भाई ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से कौन सा वाक्य हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है? परंतु। अब देखिए, लेकिन, क्योंकि, परंतु, पर। ठीक है, और जब अपोजिट सेंटेंस लिखा हो, एक यहाँ पर अपोजिट हो, ये वाला सेंटेंस दूसरा हो, नाम ना में हो ये सेंटेंस हाँ में हो, तब क्या होता है? तब भी वो संयुक्त वाक्य होता है। तो ये कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, तब वो कौन से वाक्य होंगे? भाई एक से ज्यादा प्रधान उपवाक्य उसमें होना चाहिए। ठीक है, और वे संयोजक द्वारा, किसी भी संयोजक द्वारा, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु, ये होते हैं हमारे संयोजक वर्ड। इनसे जुड़ा हुआ हो तो वो कैसा वाक्य होता है? वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, इसमें और भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बताया था अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।
जिसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, प्रश्नवाचक आ जाएगा, विधानवाचक आ जाएगा, याद आ गया, ठीक है, और भी सारे आ जाएंगे इसमें 8 प्रकार। नेक्स्ट देखिए, इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है? यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, मुझे कौन वोट नहीं देगा, यह बात सभी को स्वीकार है। बताइए कौन सा वाला आंसर इसमें विधानवाचक वाक्य होगा? विधानवाचक मतलब जो वाक्य अपने आप में शक्ति रखता हो, ठीक है, तो कौन सा वाक्य शक्ति रख रहा है भाई? नेगेटिव वाक्य तो होंगे ही नहीं इसमें, विधानवाचक में नेगेटिव वाक्य नहीं होंगे, और तीनों में नेगेटिव दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। यह बात सभी को स्वीकार है, पूरा का पूरा सेंटेंस अपने आप में एक स्वतंत्र शक्ति रखता है कि मैंने जो बात बोली है वो सभी को स्वीकार है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। अब आते हैं आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात करने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। ये जो सारे प्रकार है ना, ये किसके प्रकार हैं? तो अभी हम बात कर रहे थे अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार होते हैं उनमें से 4 प्रकार ये हैं, ठीक है। जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात करने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं, विधिवाचक कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं, या इच्छावाचक कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उनको? तो देखिए यहाँ पर कोई इच्छा की बात नहीं हो रही, कोई आज्ञा की बात नहीं हो रही, और कोई संकेत की बात भी नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? किसी कार्य या बात करने का बोध होता है, तो वो कैसे सेंटेंस हो जाएंगे? वो विधिवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, विधिवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? अब बता दीजिए। मालती खाना खाती है, रमेश खाना नहीं खाता, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, या रक्षा दौड़ नहीं सकती। जल्दी बताइए। देखिए विधिवाचक वाक्य कभी नेगेटिव नहीं होते, विधानवाचक वाक्य कभी नेगेटिव नहीं होते, यहाँ तीनों में नहीं लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 है, मालती खाना खाती है, ये हमारे विधिवाचक वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की सीरीज के ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, हमारे अभ्यास प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नए अभ्यास पत्र के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।